गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 83 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक अपना हो गया था। ठीक है, कम से कम 13 से 15 प्रैक्टिस टेस्ट वीडियो हुए थे इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जिसमें हमने राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखा, ठीक है, संसद से संबंधित प्रश्नों को देखा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हो गया था। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 83 तक पहुँच सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1960 के दशक में? देखिए, भारत में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो उत्पत्ति है वो 1980 के दशक में हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की उत्पत्ति 1980 के दशक के मध्य में हुई, और भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती माने जाते हैं। जनहित याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय और स्टेट के हाई कोर्ट दोनों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। देखिए, जनहित याचिका सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ, यानी सबसे पहले वहीं हुआ, ठीक है, और भारत में आया 1980 के दशक में। एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, जब भारत में PIL आया उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे, याद रखना। दूसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, ठीक है, साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, और इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब यही है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 215 के तहत राज्य के हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है। अनुच्छेद 129 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले जो है सार्वकालिक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल है और 2000 रुपये तक अर्थदंड है। 6 वर्ष की सज़ा या 2000 रुपये का अर्थदंड, या फिर दोनों जो है एक साथ लगाए जा सकते हैं। वर्ष 1991 में हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि दंड देने की ये जो शक्ति है न केवल सर्वोच्च न्यायालय के में निहित है, बल्कि जो स्टेट के हाई कोर्ट है उनके पास भी है, और जो स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं यानी अधीनस्थ न्यायालय उनके पास भी है, और पंचायतों को प्राप्त भी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था लागू करता है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में कहीं और रखता है, ठीक है, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, यानी जो अमेरिका में लागू है, और सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। कौन सा? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक किसी संविधान संशोधन या कानून को जो है असंवैधानिक घोषित कर देगा यदि वह, देखिए यहाँ बात अटकेगी आपके फंडामेंटल राइट्स पर। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है, ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो 1973 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में वो संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, जो उसका आधिकारिक ढांचा है, मूल ढांचा, उसको नहीं बदल सकती। और संविधान के भाग 3 में इसमें क्या है? मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 14 की बात हो रही है ऑप्शन में, विधि के समक्ष समानता का अधिकार,
ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार का प्रावधान है, और न्यायालय द्वारा इसे संविधान का मूल ढांचा जो है घोषित किया गया है। इसलिए विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में किसी अन्य स्थान पर अगर रखता है कोई ऐसा कानून, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, ऐसे संविधान संशोधन को, ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर देगा या अवैध घोषित कर देगा या शून्य घोषित कर देगा। देखिए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ एक मामला हुआ था 1980 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा माना है, और संसद जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे छीन नहीं सकती। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आधारित है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुडिशियल रिव्यू। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप, विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुरूप, विधि सम्मत शासन पर आधारित या पूर्ण निर्णय एवं परंपराओं पर आधारित। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बी नहीं होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को विशुद्ध रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप अपनाया गया है, क्योंकि भारत के संविधान में जापान की इसी शब्दावली को अपनाया गया है, और विधि की उचित प्रक्रिया को जो है अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिपादन सबसे पहले मारवरी बनाम मेडिसन बाद में किया गया, और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान से प्रेरित किया गया है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो न्यायिक समीक्षा कह लो या पुनरावलोकन कह लो, सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन पहली बार मारवरी बनाम मेडिसन बाद 1803 में हुआ। उस समय अमेरिका के मुख्य न्यायमूर्ति थे जॉन मार्शल, और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया। इसका प्रत्यक्ष उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है भारत में, किंतु संविधान के कुछ अनुच्छेदों के प्रावधानों में जो है अंतर्निहित है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के व्यवहार के विषय में सही नहीं है? किसी मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए। किसी कानून को अकृत या शून्य घोषित करने के लिए जो है सभी न्यायाधीशों का एक मत होना आवश्यक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये बी वाला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, यही अपना आंसर हो जाएगा। विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 के प्रावधानों के अंतर्निहित है, ये भी सही है। देखिए, एक कानून को अकृत या अवैध या शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायालयों का एक मत आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। वे अपने बहुमत के निर्णय से किसी भी कानून को अकृत, अवैध या शून्य घोषित कर सकते हैं। तो बी वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, किसी मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए, और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून या कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, और जिस सीमा तक वह अधिनियम या आदेश संविधान का उल्लंघन करता है, उस सीमा तक वह विधि या कानून अवैध घोषित या शून्य होगा, और उसको करेगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा नहीं की गई है, किंतु यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 के प्रावधानों के तहत अंतर्निहित है, और इसमें प्रावधान है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको छीनता हो या शून्य करता हो या न्यून करता हो। यदि इसका उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की सीमा तक ऐसा कोई भी कानून या विधि जो है वो शून्य घोषित हो जाएगी, असंवैधानिक घोषित हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, क्या अभिप्राय है इसका, क्या आशय है, यानी जुडिशियल रिव्यू, क्या आशय है इसका? इनमें से क्या आंसर होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, UPSC सिविल सेवा तक में पूछा गया है ये। इसका मतलब है विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम को संवैधानिकता का निर्णय देने की शक्ति, ठीक है, अथवा उसके किसी भाग को। तो डी सही है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की जो है शक्ति है। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय केंद्र या राज्य दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसी विधि या कानून को सुप्रीम कोर्ट उल्लंघन की सीमा तक अवैध, असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या उनको लाया जा सकता है? मूल या अनन्य क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये मूल या अनन्य वही है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक तरफ दो राज्य हो जाएं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार हो जाए, उनके बीच विवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच विवाद। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल यानी अनन्य, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अनुच्छेद 32 के तहत रिट निकालने की, अपीलीय एवं परामर्शी संबंधी शक्तियां हैं, क्षेत्राधिकार कह लो इनको। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बी वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो अन्य शामिल हैं वो हैं सिविल अधिकार, आपराधिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 136 से संबंधित अपील। ठीक है, जो भी उसमें होगा। बाकी अगर मूल अधिकार आ जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक तरफ केंद्र सरकार दूसरी तरफ एक राज्य के बीच विवाद, या एक तरफ केंद्र सरकार दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब ये परामर्शी अधिकारिता में कौन कौन आता है इसमें देख लेते हैं। देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्वयं प्रेरण के आधार पर विधि अथवा तथ्यों के विषय पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, यानी 5 जज होंगे, पूर्ण पीठ तभी बनेगी। सर्वोच्च न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है देखिए, राष्ट्रपति जो हैं एक बार में एक से अधिक जो है निर्देश भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अनुरूप। तीसरा गलत है, ये दूसरा वाला सही है। परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, यानी 5 जज होने चाहिए उसमें। पहला वाला गलत है, स्वयं प्रेरणा के आधार पर नहीं होगा। ठीक है, तो सही पूछा है तो सही बताना है, यानी अपने को एक जहाँ है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, 3 जहाँ है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो केवल 2 ही इसका आंसर हो जाएगा बी। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला और तीसरा गलत है। पहला कथन गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधि या तथ्य के संबंध में परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपनी सलाह देता है, ना कि स्वयं प्रेरण के आधार पर सलाह, इसलिए गलत है पहला। देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति एक बार में केवल एक ही निर्देश सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श के लिए भेजेगा, एक से अधिक भी भेज सकता है, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देशों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय यानी पूर्ण पीठ करती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के संबंध में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित विषय पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यूनतम 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों की संविधान पीठ जो है गठित की जाती है, और अन्य मामलों के निर्णय में सामान्यतः 3 न्यायाधीशों की पीठ जो है वो काफ़ी होती है, यानी पूर्ण पीठ 5 न्यायाधीश। 10वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं। सूची 2 में है उसके प्रावधान। बड़े ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं ये स्टेट PCS के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव स्टेट एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 141। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है बताइए? अनुच्छेद 127 में है। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता किसमें है? अनुच्छेद 131 में है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन किसमें? अनुच्छेद 137 में। और उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों में आबद्ध कर होगी,
यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाएगा तो भारत में जितने भी न्यायालय हैं ना, छोटे बड़े सब, उन सब में लागू होगी वो 141 में। तो 4, 3, 2 और 1 वाला स्टेटमेंट जहाँ पर भी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 4321, 4321, 4321 पहले ही ऑप्शन है। देखिए अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय, ठीक है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137 में स्वयं के निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन, और अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल थे ये, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, वो जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी नेक्स्ट टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। UPSC सिविल सेवा की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए हर दिन।